हेलो 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 व्यूवर्स, क्या हाल चाल। जैसे आज लेक्चर है थर्ड, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस की बात करें तो आज यानी लेक्चर थर्ड है, जिसमें टॉपिक कौन से पढ़ने वाले देख लेते। आज पार्सल प्रेशर है। आज मेनली दो टॉपिक पढ़ने जाएंगे हम। पार्सल प्रेशर पार्सल प्रेशर ऑफ गैसेस यानी एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ये दूसरा टॉपिक है। हम यानी आज दो टॉपिक को कंप्लीटली कवर करने जाएंगे आज थर्ड लेक्चर में, और एक लेक्चर होगा फोर्थ लेक्चर जिसमें एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसमें तीन टॉपिक बचता है। एक तो रेस्पिरेटरी जो है सिस्टम, उसका रेगुलेशन बचता है। रेगुलेशन के बाद यानी डिसऑर्डर के बाद जो स्टार्टिंग में पार्ट दिया था कि कौन से एनिमल में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। ये तीन टॉपिक है जो यानी इस चैप्टर में बचेंगे, तो ये अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते लेक्चर। पार्सल प्रेशर यानी प्रेशर ऑफ गैसेस की बात करें तो प्रेशर ऑफ गैसेस यानी पार्सल प्रेशर ऑफ गैसेस की बात करें तो इसमें दो होता है, यानी PO2 होता है और PCO2 होता है। PCO2 का फुल फॉर्म जो होता है पार्सल प्रेशर ऑफ CO2 एंड PO2 का फुल फॉर्म होता है पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब टोटल प्रेशर की बात करें तो टोटल प्रेशर कितना होता है, यानी टोटल प्रेशर जो होता है 760 mmHg जो होता है टोटल प्रेशर होता है। उसके बाद देखें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड में सिर्फ ओनली CO2 नहीं प्रेजेंट होती, उसमें दोनों प्रेजेंट होती, बट कंटेंट की बात करें यानी अमाउंट जो होता है CO2 का ज़्यादा होता है, O2 का कम होता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ओनली O2 नहीं पाई जाती, इसमें भी दोनों कंटेंट होता है, बट ऑक्सीजन का कंटेंट जो होता है ये ज़्यादा होता है और CO2 का कंटेंट लेस होता है। तो इस हिसाब से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भूल आ गए। अब प्रोसेस की बात करें तो कौन सी प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन यानी विसरण। डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन की हम डेफिनेशन देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या है एक्चुअल में। तो डिफ्यूजन जो होता है यानी हाई एरिया a gas will diffuse from area of its high partial pressure to area of its low partial pressure, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है ये डिफ्यूजन के थ्रू यानी अपनी जाती है। कौन? O2 CO2। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं डिफ्यूजन जो होता है अपनी दो प्लेस में होता है। डिफ्यूजन कितने प्लेस में होता है? दो प्लेस में होता है। तो दो प्लेस में देखिए तो प्राइमरी साइड ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, प्राइमरी साइड ऑफ डिफ्यूजन एल्वोलाई टू ब्लड, यानी एल्वोलाई टू ब्लड जो होता है ये प्राइमरी साइड ऑफ डिफ्यूजन होता है, यानी कुपिका तथा रक्त के मध्य, यानी विनिमय का प्राथमिक स्थान क्या होता है? विनिमय यानी डिफ्यूजन कुपिका तथा रक्त के मध्य होता है। उसके बाद जैसे अदर साइड की बात करें तो यानी अन्य स्थान क्या होता है? रक्त और ऊतक के बाद यानी रक्त और ऊतक के बीच में जो होता है ये सेकंड डिग्री जो यानी अदर साइड जो है डिफ्यूजन की, तो ये साइड है। अब डिफ्यूजन डिपेंड करती कुछ फैक्टर पे जैसे डिफ्यूजन डिपेंड करती है जैसे प्रेशर ग्रेडियंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करें, यानी दाब प्रवणता एंड इसी को सांद्रता प्रवणता बोला जाता है, तो इस पर डिपेंड करती है। उस दूसरा पॉइंट है ये सॉलिबिलिटी ऑफ गैस पे भी डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा सॉलिबिलिटी होगी उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा, जितनी कम सॉलिबिलिटी होगी उतना कम डिफ्यूजन होगा, यानी दूसरा फैक्टर है सॉलिबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद जैसे देखिए CO2 इज 20 to 25% मोर सॉल्युबल देन O2 इन प्लाज्मा, यानी जो CO2 की घुलनशीलता है O2 की घुलन यानी तुलना में, किसकी तुलना में? O2 की तुलना में CO2 जो होता है 20 से 25 गुना अधिक घुलनशील होता है। किसके अंदर? वो भी प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड यानी फैक्टर आता है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की बात करें थिकनेस में, यानी थिकनेस जितनी कम होगा उतना डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। जैसे हम बात करें जैसे ये होगा, ये पतला पेपर है तो इससे डिफ्यूजन की बात करें तो नॉर्मल डिफ्यूजन इससे गुड डिफ्यूजन होगा। बट जैसे इसकी बात करें, इससे डिफ्यूजन करने जाएंगे तो जितनी इसकी थिकनेस कितनी मोर थिकनेस है, ज़्यादा थिकनेस में डिफ्यूजन बहुत ही लेस होगा या नहीं भी होगा। बट पतला जितना होगा, जितना थिन होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। अब उसके बाद देखिए यानी हम डिफ्यूजन बाउंड्री की बात करते हैं। डिफ्यूजन बाउंड्री जो होता है, डिफ्यूजन बाउंड्री में तीन जैसे एल्वेलाई की सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम और एल्वेलाई की सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के जो बीच में पाई जाती है उसे हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो होती है रेस्पिरेटरी यानी मेम्ब्रेन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती है। अब थिकनेस जो होती है इसकी लेस देन 1 mm, इसकी थिकनेस जो होती है कैसी होती है? लेस देन 1 mm, यानी 1 mm से भी इसकी मोटाई कम होती है इस झिल्ली की। किसकी?
डिफ्यूजन बाउंड्री की, उस ये हो गया, ये अपना पार्शियल प्रेशर देख लिए। उसके बाद पार्शियल प्रेशर में यानी चार्ट दिया इसी में देख रहे हैं हम, तो एनसीईआरटी ने चार्ट दिया, एनसीईआरटी ने ये चार्ट दिया, ठीक है। अब ये चार्ट में जैसे ये देखें तो PO2 PCO2 यानी एटमॉस्फेरिक गैस है ये, यहाँ एटमॉस्फेरिक गैस, फिर उसके बाद हम यानी एटमॉस्फेरिक एयर में देखेंगे इनका मान, फिर एल्वलाई में, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, फिर उसके बाद टिश्यू, ठीक है ना। तो जैसे एटमॉस्फेरिक एयर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक एयर में जो PO2 का जो यानी PO2 का जो मान होता है कितना, तो 159 mmHg जो होता है ये एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 का मान होता है। उसके बाद जो एल्वलाई है तो एल्वलाई में 104 mmHg इसकी वैल्यू है। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड में जो होता है इसमें ब्लड नहीं जाता, इसका फ्लो देखें, इसका फ्लो देखते हैं, 1 मिनट पेन जैसे ही है। तो एटमॉस्फेरिक एयर से PO2 कहाँ जाता है, एटमॉस्फेरिक एयर से जाता है एल्वलाई में, एल्वलाई से जाता है फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जाता है टिश्यू में, टिश्यू में जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका जो मान जो होता है ये 40 होता है, कितना आता है 40 होता है। टिश्यू में क्या, टिश्यू से जो ये फ्लो होता है, टिश्यू से ये क्या फ्लो होता है, टिश्यू में कैसा होगा, CO2 का मान जो होता है यानी O2 पहुंच गया, किसके पास पहुंच गया, अपना टिश्यू के पास पहुंच गया, तो ग्लूकोज उसको CO2 में चेंज कर देगा यूज़ करके। तो CO2 का मान जो होता है टिश्यू में 45 होता है, 45 से कहाँ अपना इसमें तो 40 तो होता है, बट जैसे देखे ये टिश्यू से कहाँ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वलाई में 40 यानी हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ये जा रहा है। फिर उसके बाद 40 से जो होगा 0.3 यानी एटमॉस्फेयर में, एल्वलाई में कितना 40। अब इसमें जैसे मान की बात करें, मान कितना है, यानी सबसे लोएस्ट वैल्यू की बात करें इसमें एनसीईआरटी के चार्ट में, एनसीईआर यानी जो भी पूछेगा तो इसमें 40 है सबसे लोएस्ट वैल्यू, बट इसके बाद भी लोएस्ट वैल्यू हो सकता था, बट इसने टिश्यू की बात किया, सेल की बात नहीं है। सेल में जो वैल्यू होती है अपनी यानी PO2 की 20 होती है और PCO2 की वैल्यू जो होती है 50 होती है, ठीक है, बट नहीं दिया तो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखो डीऑक्सी यानी अपोजिट याद रखने की उतना जरूरत नहीं, यानी सबसे लोएस्ट वैल्यू 40 और अपोजिट में भी 40, जैसे PO2 है तो PO2 का डीऑक्सीजनेटेड में कितना मान है 40, PCO2 का उसके अपोजिट में यानी ऑक्सीजनेटेड में कितना मान है 40। तो ये याद रखने की यानी याद रखने की ज़रूरत है, पर यानी इजीली याद हो जाएगा, यानी इसका अपोजिट में भी 40, इसका यानी डीऑक्सीजनेटेड में 40 हो गया, यानी ऑक्सीजनेटेड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और PCO2 का ऑक्सीजनेटेड में 40, ठीक है ना। अब उसके बाद जैसे देखें हम यहाँ एटमॉस्फेयर में मान नहीं लिखा, जैसे हम एटमॉस्फेयर में मान लिख देते, एटमॉस्फेयर में PO2 का कितना मान था 159 mmHg और PCO2 का कितना मान होता है, PCO2 का मान होता है 0.3 mmHg, ठीक है ना। तो देखिए जैसे एटमॉस्फेयर में अपना कितना है, एटमॉस्फेयर की बात करें, पेन चेंज कर लेते 1 मिनट, ठीक है इसे यूज़ कर लेते। जैसे यानी एटमॉस्फेयर में कितना है PO2 का, यानी PO2 का मान कितना है, ये भी नहीं इसी से समझा देते ना, अपना PO2 का मान कितना है अपना किस में एटमॉस्फेयर में 159 यानी mmHg जो है किस में एटमॉस्फेयर में इतना है, तो ये जो कहाँ जाएगा अपना ये एल्वलाई में जाएगा, यानी इंस्पायर्ड एयर जो अंदर सांस लिया हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी एल्वलाई में कितना 104 mmHg PO2 का मान है। PO2 का मान है ये हो गया, जैसे अपन पहले ऑक्सीजन का फ्लो देख लेते, फिर उसके बाद रिवर्स में आएंगे तो हम CO2 का यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 का देख लेंगे प्रेशर, पहले अपन पूरा जाते तो फ्लो कंप्लीट करते ना। जैसे PO2 कितना 104 mmHg किस में एल्वलाई में, किसमें एल्वलाई में। फिर उसके बाद देखें ये जो साइड दिख रही है हमारे को, ये प्राइमरी साइड ऑफ डिफ्यूजन दिख रही है, प्राइमरी साइड ऑफ डिफ्यूजन में ये O2 आ गया, O2 आया, O2 किस में आया पल्मोनरी वेन में आया, किस में आया पल्मोनरी वेन में आया ना, एल्वलाई से किस में आया कैपिलरी के थ्रू अपना वहाँ डिफ्यूजन हुआ प्राइमरी साइड ऑफ यानी डिफ्यूजन में प्राइमरी साइड जो होती है डिफ्यूजन की वहाँ, फिर पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन शब्द आ रहा है, वेन हम जनरली सुनते हैं कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, पर एक ये ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, यानी पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है, पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। कैसा ब्लड ले जाती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है,
सॉरी सॉरी, मैं फ्लो में बैठ गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, कुछ ध्यान भटक गया था हमारा। तो ये कैसा ब्लड ले जा रही है? पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है। और उसके बाद देखें हम पल्मोनरी वेन कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है। इसमें जो PO2 का वैल्यू है, PO2 का वैल्यू कितना है इसमें 95 mm Hg, 95 mm Hg, यानी एल्वोलाई में कितना था 104 mm Hg, 104 mm Hg से हाई टू लो आएगा, यानी 95 में आएगा पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन और सिस्टेमिक आर्टरी, यानी उसके जो नीचे है सिस्टेमिक आर्टरी, उसमें भी 95 ही प्रेशर होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऐसा चेंज नहीं हुआ। उसके बाद सिस्टेमिक आर्टरी जो है ये कहाँ, यानी बॉडी टिश्यू की बात करें तो बॉडी टिश्यू में यहाँ देखें तो ये सेकेंड डिग्री साइड यानी अदर साइड जो बोले तो ये है डिफिजन की। इसमें मान लिख देते हैं, यहाँ जो मान है अपना कितना है 40 mm Hg, 40 mm Hg जो है किसका मान है, ये PO2 का मान है। NPCO2 की बात करें तो यहाँ कितना मान है इसका 45 mm Hg, 45 mm Hg, ठीक है ना, सही लिखे सही लिखे। अब उसके बाद देखे ये तो हो गया। अब ये यहाँ बनेगा CO2, जो O2 आया तो O2 कैसा करेगा, O2 आया तो ये ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज प्लस O2 ये रिएक्शन करके CO2 फॉर्म करेंगे। CO2 फॉर्म करेंगे तो CO2 जो बना CO2 ये बना कैसा हुआ, CO2 जो बना है, एक मिनट इसको ऐसा कर देते कि इधर ब्लड का फ्लो हो रहा है तो वो सही रहेगा। और ये वेन के लिए इसके लिए भी कर लेते, ये इधर फ्लो हो रहा है इसका, ठीक है, ये सही लग रहा। तो ये CO2 जो है, क्या CO2 की बात करें तो CO2 जो है ये इसका जो प्रेशर है, कितना प्रेशर है यानी बॉडी टिश्यू में कितना अपना 45 mm Hg CO2 का मान है, CO2 का मान यानी पार्शियल प्रेशर। उसके बाद जो है सिस्टेमिक वेन में बात करें तो सिस्टेमिक वेन में भी सेम वैल्यू यानी 45 mm Hg है। तो ये यहाँ से कहाँ जाएगा, सिस्टेमिक वेन में जाएगा। सिस्टेमिक वेन में PCO2 का वैल्यू 45, तो सिस्टेमिक वेन में भी 45 है। और पल्मोनरी आर्टरी की बात करें, पल्मोनरी आर्टरी में भी 45 है। यानी आर्टरी से हम जनरली वही ऑक्सीजनेटेड समझते हैं, बट एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। तो यहाँ 45 mm Hg PCO2 का मान है। इसके बाद अपना कहता है 45 नया, फिर एल्वोलाई में है अपना 40 हाई टू लो, फिर एल्वोलाई में चलेगी, फिर एटमॉस्फेयर में 0.3 होने के कारण ये बाहर चले जाएगी। तो ये इस यानी पार्शियल प्रेशर का जो फ्लो है पूरा अपना सिस्टम एल्वोलाई हार्ट और टिश्यू तक का जो ये पूरा सिस्टम फ्लो में है, यहाँ इस डायग्राम के अपन इस डायग्राम से समझा सकते हैं, ठीक है, समझा सकते। तो जैसे यहाँ बात करें ये अपोजिट साइड है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड वाली साइड है, तो इसमें 40 डीऑक्सीजनेटेड साइड है तो इसमें 40, और ऑक्सीजनेटेड साइड में उसका अपोजिट 40, डीऑक्सीजनेटेड में उसका अपोजिट 40 और ऑक्सीजनेटेड में उसका अपोजिट 40, ठीक है, याद हो गया। इसको एक बार रिवीजन में ले लेंगे। पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मेन टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस की बात करें, गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन में जैसे O2 का ट्रांसपोर्ट देखेंगे हम, CO2 का ट्रांसपोर्ट यानी दोनों O2 का परिवहन और CO2 का परिवहन देखें हम, तो एक मिनट देख लेते। जैसे O2 का ट्रांसपोर्टेशन देखे तो O2 का ट्रांसपोर्टेशन जैसे प्लाज्मा में घुलकर, O2 का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है अपना प्लाज्मा में घुलकर 3% होता है। प्लाज्मा में घुलकर जो O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है कितना होता है, 3% होता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में 97% यानी O2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसमें, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में 97%, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में 97% एंड प्लाज्मा के रूप में 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। उसके बाद हम CO2 का ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो प्लाज्मा में जो होता है यानी CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कितना होता है, यानी 5 to 7% जो है ये CO2 का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा के थ्रू होता है। और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में 23 to 25% जो होता है ये CO2 का परिवहन होता है, ठीक है, CO2 का परिवहन हो गया। उसके बाद बाइकार्बोनेट के रूप में देखें तो बाइकार्बोनेट के रूप में जो होता है अपना 70% की बात करें तो 70%
कितना परसेंट, 70% जो होता है, 70% की बात करें तो 70% CO2 का ट्रांसपोर्टेशन ये बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, और 23 to 25% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा के थ्रू 5 to 7% होता है CO2 का ट्रांसपोर्टेशन। अब ये डिटेल में इनको मैकेनिज्म में भी हम आगे समझते, मजा आ जाएगा। उसके बाद देख लेते ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में जैसे देखिए, यानी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। तो हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। क्या है ये? एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और जो ब्लड का रेड कलर आता है ये हीमोग्लोबिन के ही कारण आता है। अब हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट है, तो कौन से पार्ट है? एक तो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसमें, और एक दूसरा प्रोटीन पार्ट है। जो O2 बाइंड करता है ये नॉन प्रोटीन पार्ट से करता है, O2 बाइंड नॉन प्रोटीन पार्ट से करता है, और CO2 जो बाइंड करता है ये प्रोटीन पार्ट से बाइंड करता है। किससे बाइंड करता है? प्रोटीन पार्ट से। कौन? CO2 बाइंड करता है। अब उसके बाद देखिए कि यानी नॉन प्रोटीन पार्ट में हीम पार्ट होता है। नॉन प्रोटीन पार्ट में कौन सा? हीम पार्ट होता है। हीम पार्ट में Fe+2 यानी फेरस, ये नॉन प्रोटीन पार्ट में पाया जाता है। और प्रोटीन पार्ट में बात करें तो कंटेंट 4 प्रोटीन चैन, पॉलीपेप्टाइड चैन बोला जाता है। ये ग्लोबुलिन पार्ट जो है प्रोटीन पार्ट के अंदर आता है। ग्लोबुलिन पार्ट, प्रोटीन पार्ट, ये याद रखना। ये मेन पॉइंट है। ये ग्लोबुलिन पार्ट प्रोटीन पार्ट के अंदर आता है, और हीम पार्ट ये नॉन प्रोटीन पार्ट के अंदर आता है। उसके बाद देखिए, एक हीमोग्लोबिन जो होता है 4 यानी 4 मॉलिक्यूल यानी 4 अणु, यानी 4 मॉलिक्यूल यानी 4 अणु जो होता है, 4 अणु, एक हीमोग्लोबिन 4 अणु की इसको रिक्वायरमेंट होती है, यानी बाइंड करता है, बट यानी O2 की। और वहीं ऑक्सीजन एटम के रूप में बात करें, एटम यानी परमाणु, एटम यानी परमाणु कितने? 8 परमाणु से बाइंड करता है एक हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन। उसके बाद जैसे देखिए 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, कंटेंट कितना, यानी 100 ml ऑफ ब्लड कंटेंट, थोड़ा गलत बोल दिया था क्या? ठीक है, डबल से देख लेते ये पॉइंट को। एक वयस्क में कैसा था औसतन, यानी 100 ml, कितना ml? 100 ml हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती? 15 ग्राम होती। कितनी होती? 15 ग्राम होती। 100 ml में हीमोग्लोबिन की मात्रा वयस्क में 15 ग्राम होती है। ठीक है, ये वही लिखा, 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। अब उसके बाद देखिए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना यानी कैरी यानी परिवहन करता है? 1.34 ml O2 को कैरी करता है। अब इसका मल्टीप्लाई जब 15 ग्राम से कर दिया जाएगा तो ये 20 ml O2 आता है। कितना आता है? यानी 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो कितना ले जाता है यानी परिवहन करता है? 20 ml O2। 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना? 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 ml O2 को कैरी करता है। अब उसके बाद आता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की बात करें तो देखते हैं, अभी हम करते हैं बात। यहाँ थोड़ा नोट कर लेते हैं, जैसे 10 हो गया, 20, 30, छोटा कर लेते पेन, समझाने में मज़ा आ जाएगा होते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते 10 पूरा, अरे गिनती लिख रहा होगा ना, ठीक, यहाँ ये हो गया, ये हो गया, इधर भी वही काउंटिंग कर देते। ठीक, अब जैसे देखिए हम क्या देखे, यहाँ कितना 10 भी नहीं है, 10 यानी 9.8 समझ सकते, यानी इधर है। तो इधर पहले इधर का यानी एक्स एक्सिस देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस में क्या ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में एक्स एक्सिस में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mmHg में रखा गया, और इधर जो है y एक्सिस पे परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी परसेंटेज सेचुरेशन लिखा गया ऑक्सीजन से, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कितनी परसेंटेज सेचुरेशन होती है। जैसे यहाँ देख, यहाँ अप्रोक्स मान सकते कि सेम है, जैसे यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 तो यहाँ 10 ऐसा मान सकते हैं ना, पर यहाँ कम दिख रहा है, ग्राफ से ही देख के लग रहा है कि 9.9 या 9.8 ऐसी होगा एक्स एक्सिस में, इधर में, पर वाई एक्सिस में 10 है। अब जैसे यहाँ देखे तो ये 20 हो गया, यहाँ 20 हो गया, और यहाँ 15 ही हुआ, यानी पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है ये कम लग रहा है, पर सेचुरेशन ज़्यादा हो रहा है। पार्शियल प्रेशर कितना ऑक्सीजन का? यहाँ कम है, 15 ही है, और यहाँ सेचुरेशन 20 हो गया, और यहाँ जैसे ये 20 है तो ये 30 हो गया, इधर 40 हो गया, तो इधर कितना हो गया? यहाँ 25 ही हो गया, ये बीच में ना 25, यानी पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का कम पे यानी कम ही पार्शियल प्रेशर पे ज़्यादा सेचुरेशन हो रहा है।
ये दिखा रहा है ये ग्राफ, और फिर बाद में लास्ट में पूरा सेचुरेट हो जाता है। तो ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये सिग्मोइड है, ये दिख ही रहा है, ये एस शेप ऐसा लग रहा है, एस शेप लग रहा है, तो ये एस शेप और इसे सिग्मोइड शेप बोला जाता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को अपन क्या बोला जाता है, एस शेप या सिग्मोइड शेप बोला जाता है। अब इसमें ग्राफ में शिफ्ट आते हैं, शिफ्ट यानी लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। जैसे लेफ्ट शिफ्ट की बात करें तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट में O2 की हीमोग्लोबिन से बंधुता क्षमता घट जाती है। बंधुता क्षमता यानी जो कैसी होती है, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट में बढ़ जाती है या राइट शिफ्ट में घट जाती है, यानी O2 की हीमोग्लोबिन से बंधुता क्षमता बढ़ जाती है किसमें, राइट की ओर, लेफ्ट शिफ्ट में। और राइट शिफ्ट में कैसा होता है, राइट शिफ्ट में ये घट जाती है। कैसा होता है, राइट शिफ्ट में घट जाती है। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के संयोजन को कैसा दर्शाता है, कौन सा, लेफ्ट शिफ्ट ने। संयोजन की बात करें तो संयोजन में लेफ्ट शिफ्ट दर्शाएगा, और वही वियोजन में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के वियोजन में जो होता है राइट शिफ्ट, इसको फेवर करता है। अब इसमें फैक्टर देखें कि लेफ्ट शिफ्ट यानी लेफ्ट शिफ्ट को कौन से फैक्टर फेवर करते हैं और राइट शिफ्ट को कौन से फैक्टर फेवर करते हैं। जैसे फैक्टर में बात करें लेफ्ट शिफ्ट में पहले देखें तो PO2 ज़्यादा होना चाहिए और pH ज़्यादा होना चाहिए। तो ये pH अगर से ज़्यादा है, PO2 ज़्यादा है, तो ये लेफ्ट शिफ्ट को फेवर करेगा। इसमें टेम्परेचर कम होना चाहिए, H+ आयन कम होना चाहिए एंड PCO2 भी कम होना चाहिए। अब उसके बाद राइट शिफ्ट देखें तो राइट शिफ्ट में क्या फैक्टर है, इसका जस्ट अपोजिट यानी PO2 H+ जो हो यानी pH और PO2 कम होना चाहिए और PCO2 टेम्परेचर एंड H+ इज यानी मोर यानी कैसा होना चाहिए, ज़्यादा यानी हाई होना चाहिए। अब उसके बाद देखें यानी 100 ml ऑफ ऑक्सीजन 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ क्या लिखा है अपना 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है 20 ml O2 ले जाती है, क्योंकि ऐसी लाइन है ना 3 लाइन, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन याद रखना, और यहाँ वो 20 ml ले जा रही, और यहाँ 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी 5 ml ऑफ O2, और यहाँ 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml ऑफ O2 को कैरी करता है, और वो 5 ml को कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड वाला 100 ml में। अब ऑक्सीजन का जैसे ट्रांसपोर्टेशन देखें मैकेनिज्म के थ्रू यानी बेस्ट तरीके से एल्वलाई टू टिश्यू, पहले हम फ्लो देखेंगे एल्वलाई टू टिश्यू और फिर CO2 का देखेंगे टिश्यू टू एल्वलाई। इसमें डिटेल में देखेंगे तो ऐसा मजा आ जाएगा, एक ही चार्ट में घिचड़ पिचड़ नहीं करेंगे। NCERT ने एक ही चार्ट में पूरा एक ही डायग्राम में यानी सब समझा के रखा है, पर हम डिटेल में अच्छे से देखेंगे, मज़ा आ जाएगा। अब जैसे देखिए जैसे हमने सांस लिया O2 लिया, ये O2 से यहाँ से एक्सचेंज हुआ, O2 आया, ठीक है ना। O2 कहाँ आया, यानी डिफ्यूजन के थ्रू हो गया, फिर यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे ब्लड वेसल के अंदर पहुँच गया। ब्लड वेसल, ये अपनी ब्लड वेसल है, ये पूरी जो बनाया गया है ये ब्लड वेसल है, और ये RBC है, ये जो दिख रही है ये RBC है, RBC। तो RBC के अंदर यानी O2 आया, RBC के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन था RBC के अंदर। तो हीमोग्लोबिन ने O2 के साथ बाइंड किया, किसके साथ बाइंड किया, हीमोग्लोबिन ने O2 के साथ बाइंड किया और HbO2 बनाया। क्या बनाया, HbO2 बनाया इसने। HbO2 के थ्रू जो जाता है ऑक्सीजन टिश्यू के पास, ये 97% जाता है। कितना जाता है, 97% जो होता है ये टिश्यू के पास HbO2 के रूप में जाता है, और 3% जो होता है प्लाज्मा के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है, 3% जो होता है ये प्लाज्मा के थ्रू जाता है। अब उसके बाद देखिए अपन अब पहुंच गए, अब जाते जाते ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये एल्वलाई यानी टिश्यू के, एल्वलाई से टिश्यू के पास पहुंच गए। ये एल्वलाई का स्तर तरफ था। अब ये टिश्यू स्तर पे बात करते कि क्या यहाँ पे यानी झमेला पूरा होता है। अब देखते, अब 3% जो था ये प्लाज्मा के थ्रू गया, तो 3% जैसे यानी टिश्यू को मिल गया, 3% CO2 सॉरी 3% O2 जो है किसको मिला है, 3% O2 अपना टिश्यू के अंदर ग्लूकोज ने इसको लपेट लिया, यानी अपना O2 को लपेट लिया इसने, ग्लूकोज ने इसको लपेटा तो CO2 बना, CO2 बन गया। अब CO2 बन गया तो पहले 3 ml, अभी 3% हमने यानी टिश्यू को दिया। अब पहले हम पूरा फ्लो देखते, 3% अपन ने ये दे दिया, उसके बाद देखते CO2 जो है CO2 7% जो ट्रांसपोर्ट करती प्लाज्मा के थ्रू,
और कुछ CO2 कहाँ गई, कुछ CO2 अपना RBC के अंदर CO2 आ गई, RBC के अंदर, यानी HB जो O2 आया था, HbO2 97% जो ट्रांसपोर्ट होके आया था, उसमें से कुछ पार्ट की बात करें तो कुछ पार्ट जो CO2 से मिलकर CO2 से यानी बाइंड होकर, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केमिस्ट्री में शायद यही बोला जाता है, तो यहाँ O2 ने डिस्प्लेस कर दिया CO2 को, तो O2 निकल गया और CO2 जुड़ गया, CO2 जुड़ गया, इसे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और O2 निकला तो O2 टिश्यू को फिर मिल गया, फिर O2 मिल गया, फिर ग्लूकोज, फिर रिएक्ट करके CO2 बनाते जाएगा। अब CO2 फिर आया, CO2 आया, वाटर के साथ रिएक्शन करा, यानी RBC में था वाटर तो सभी जगह रहता है, बॉडी 98 या हाँ इतना परसेंट तो अपना वाटर, कितने तो परसेंट बॉडी वाटर का ही यानी मिलकर बना हुआ है, तो वाटर था, वाटर यानी RBC में वाटर था, तो वाटर CO2 से रिएक्ट किया, उसके बाद एंजाइम आता कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात करें तो इसमें यानी RBC में इसका कंटेंट जो होता है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और प्लाज्मा में इसकी यानी इसकी जो अमाउंट होता है ये लेस पाया जाता है। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस आता है, CO2 और वाटर ये मिलके H2CO3 बना लेता है, H2CO3 बना लेता है। H2CO3 जो होता है ये अनस्टेबल होता है, कैसा होता है, ये अनस्टेबल होता है, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस फर्दर एक बार आता है, फिर H+ और HCO3-, यानी ये बन गया बाइकार्बोनेट बन गया। बाइकार्बोनेट फिर RBC से बाहर निकल जाता है, जब एक नेगेटिव चार्ज यानी प्लाज्मा में आएगा तो अपना प्लाज्मा से एक नेगेटिव चार्ज RBC में जाएगा, तो ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये होता है, ठीक है। क्लोराइड शिफ्ट बोला जाता है, जब प्लाज्मा से RBC में जाता है ना नेगेटिव क्लोराइड जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए यानी बैलेंस करने के लिए, तो इसे क्लोराइड शिफ्ट बोला जाता है। अब ये पूरा टिश्यू लेवल पर क्या खेल चल रहा था हमने पूरा देख लिए, और कुछ बचा, हाँ एक चीज़ बचा था, जैसे HbO2 जो आया था ना, HbO2 आया था, तो HbO2 आया था और यहाँ पे H+ बचा है, तो H+ ने HbO2 के साथ रिएक्ट करके H+ बनाया, H+ बनाया और O2 फिर दे दिया इसने, और फिर O2 टिश्यू को फिर मिल गया। ये H+ जो बचा था उसने इसको लपेट लिया, ठीक है। तो ये पूरा खेल चला। अब उसके बाद जैसे देखिए CO2, अब CO2 का टिश्यू से एल्वलाई तक का फ्लो देखते तो मज़ा आ जाएगा। तो ये यानी हमने दो पार्ट में इसको समझा गया, एक बार CO2 के यानी रूप में और एक बार O2 के रूप में, तो इसमें बेस्ट समझ आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। अब जैसे देखिए मसल से यानी अपना मसल वही टिश्यू से एल्वलाई तक का फ्लो किस क्या है। अब CO2, जैसे CO2 बन गया तो CO2 जो 7% की बात करें तो 7% जो यानी अपना फ्लो होता है, अपन ने उधर देखा था चार्ट में कितना होता है, 7% प्लाज्मा के थ्रू परिवहन होता है, ये एल्वलाई लेवल पर 7% तक जाता है प्लाज्मा के थ्रू। उसके बाद 23 to 25% जो होता है ये किसके थ्रू जाता है देखेंगे अब, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में जाता है ना। तो HbO2 था, HbO2 ये HbO2 उधर से आया था, कहाँ से आया था, इधर से आया था ना, ये इधर से आया था, तो ये CO2 बना था, ये CO2 ने इसको लपेट लिया और HbCO2 बन गया। क्या बन गया, HbCO2 बन गया, O2 इधर दे दिया था। तो ये अब मेन इसकी बात करेंगे, ये अभी पूरा मैकेनिज्म तो समझा अभी हमने, इसकी बात करेंगे। ये CO2 ले जाएगा, ये CO2 ले जा रहा बंदा, बाइकार्बोनेट 70% ले जा रहा है, HbCO2 जो है 23 to 25 ले जा रहा है, और जो बाइकार्बोनेट 70% ले जा रहा है। उसके बाद हाँ प्लाज्मा ले जा रहा है ना 7%, यानी 5 to 7% प्लाज्मा ले जा रहा है, तो पूरा खेल यानी 100% का है यहाँ। अब देखे तो जैसे ये यहाँ बाइकार्बोनेट निकला था और यहाँ क्लोराइड हुआ था, क्लोराइड शिफ्ट अब जैसे इधर आ गए कहाँ गए हम, एल्वलाई साइड पे देखें, टिश्यू साइड पे, तो अभी देखे ना हमने, ये टिश्यू साइड ही तो था, ये पूरा ये टिश्यू साइड ही था, टिश्यू साइड। अब उसके बाद ये एल्वलाई साइड देखिए इसका फ्लो, तो 7% प्लाज्मा के थ्रू CO2 आया था, ये यानी एल्वलाई में चले गया, फिर HbH+, कैसा HbH+ जो है, जैसे ये O2 चले गया था, तो ये HbH+ बचा था, HbH+ जो बचा है ये यहाँ गया, कहाँ गया, ये एल्वलाई लेवल पर आ गया। HbH+ जो है O2 के साथ यानी O2 के साथ बाइंड करेगा और H+ छोड़ देगा और HbO2 बना लेगा, HbO2, फिर ऐसा रिवर्स आ जाएगा, ये ऐसा होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जैसे देखिए यानी CO2
CO2 वाटर रिएक्शन करके अपना क्या बाइकार्बोनेट, ये सब बनाया, बाइकार्बोनेट बन गया। बाइकार्बोनेट इधर आ जाएगा, देखिए तो इधर जो छूट गया था, जैसे ये H+ हो गया, जो ये H+ बच गया, कौन सा H+ बचा है, ये जो H+ बच गया है, ये H+ अब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे यानी बाइकार्बोनेट इंटर करेगा, तो जब ये इंटर करेगा एक नेगेटिव आयन, यानी इंटर करेगा तो एक नेगेटिव आयन बाहर भी जाएगा, तो इसे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे ये H+ था, H+ ने बाइकार्बोनेट को लपेट लिया और कार्बोनिक एनहाइड्रेस जाता है, फिर H2CO3 बनता है, फिर अनस्टेबल होने के कारण कार्बोनिक एनहाइड्रेस फर्दर आता है, फिर उसके बाद H2O+CO2 बन जाता है। तो CO2 70% बाइकार्बोनेट ने अपना ट्रांसपोर्ट कर दिया, इसका खेल हो गया। तो जो 70% है CO2, ये अब कहाँ जाएगा, ये एल्वलाई में जाएगा। और फिर जो HbCO2 था, कहाँ गया HbCO2, इधर साइड में देखे तो ये HbCO2 जो है ये एल्वलाई लेवल पर आएगा HbCO2, फिर ये O2 यहाँ से आएगा, फिर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, फिर ये HbO2 बन गया, HbO2 बन गया 97%, ये फिर इधर चले जाएगा, ये CO2 निकल गया, फिर CO2 ये जो निकल गया ये एल्वलाई में चले जाएगा। तो कंप्लीट जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन वो हमने समझ लिया, और O2 का ट्रांसपोर्टेशन इसके पहले समझा था। तो इतना जो है इसको मैकेनिज्म तो देख ही लिया, और एक बार रिवीजन में इसको देख लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, बाकी पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो आज की जैसे इसकी टर्मिनोलॉजी देख लेते, टर्मिनोलॉजी यानी उसका फुल फॉर्म जो है HbCO2 को हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोला जाता है, और CA यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेस फुल फॉर्म दिया है उनका HbH+ यानी प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन। और यहाँ लिखा है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है RBC में ज़्यादा पाया जाता है और लेस पाया जाता है किसमें, प्लाज्मा में। ठीक है ना। अब जैसे रेगुलेशन की बात करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम रेगुलेशन पढ़ लेंगे, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ लेंगे, एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। 3 टॉपिक जो बचता है हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। अभी के जो 2 टॉपिक मेन थे, 2 टॉपिक जो थे टुडे के मेन हो गई। टुडे के मेन यानी जो मेन टॉपिक थे ये हो गया। मेन जो होता है, जो नहीं बनता यानी समझ नहीं आता, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका रिवीजन करना जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस हम एक बार रिपीट कर लेते, मज़ा आ जाएगा, या पूरा ही रिपीट कर लेते तो मज़ा आ जाएगा। एक बार रिपीट करते, 1 मिनट, एक बार रिवीजन कर लेते, एक बार रिवीजन कर लेते तो फिर पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाता। देखते हैं अब रिवीजन में, जैसे ये, हाँ ये तो टर्मिनोलॉजी है। जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस यानी पहला टॉपिक देखे, टोटल प्रेशर 60 mmHg। फिर ये ठीक है, यानी प्रोसेस जो होती है अपना डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन की अपना वही हाई पार्शियल प्रेशर टू लो जाता है पार्शियल प्रेशर। उसके बाद 2 प्लेस होती है, एक तो एल्वोलाई टू ब्लड, फिर दूसरा है ब्लड टू टिश्यू। ठीक, डिफ्यूजन डिपेंड करता है यानी प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, सोलबिलिटी ऑफ गैस, और फिर थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये 3 चीज़ पर डिपेंड करता है। अब उसके बाद पार्शियल प्रेशर, ये तो एनसीईआरटी का ही टेबल है, ये इसका फ्लो है कि ये ऐसा ऐसा फ्लो करेगा। ठीक है, ये तो वेन है, ये याद रखना, ये पल्मोनरी वेन पूछता है। पल्मोनरी वेन यानी वेन देख के हमें याद आता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट वेन देख के चकमा खा जाता है कि ये एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, और पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे देखे आगे ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, ये मेन टॉपिक है, यही ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आता। तो ये देखें हम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, जैसे प्लाज्मा में घुलकर 3% जाता है, हीमोग्लोबिन के रूप में जो जाता है 97% जाता है, यानी टोटल मिला के 100 हो गया। और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन देखे तो CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में प्लाज्मा जो है 7%, यानी 5 to 7% जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है CO2 का, ये प्लाज्मा का काम है। और यानी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में 23 to 25% ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में हो जाता है, और बाइकार्बोनेट के रूप में 70% हो जाता है। बाइकार्बोनेट के रूप में कितना होता है ये बहुत बार यानी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये इतने में से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। अब उसके बाद देखिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करें, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, हीमोग्लोबिन जो है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट में हीम पार्ट होता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। प्रोटीन पार्ट में ग्लोबुलिन पार्ट होता है जो CO2 को बाइंड करता है। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए कि एक हीमोग्लोबिन जो होता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, और
बाइंड करता है। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 1 ग्राम, अब 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है ये 20 ml O2 को कैरी करता है। 20 ml O2 को कैरी करता है, ठीक है, ले जाने का काम होता है। ये तो डिसोसिएशन करवा अभी देखा। अब लेफ्ट शिफ्ट नहीं, वही ये याद रखना, PO2 ये फैक्टर, ये ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ये पूछ सकता है, बट अभी तक पूछा नहीं है, पूछा भी होगा, ठीक है। ये काम की लाइन है, जैसे 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी 5 ml ऑफ O2, 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी 4 ml ऑफ CO2। एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन बहुत काम की चीज है, ये बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आएगा। जैसे रिपीट करते हैं, जैसे ये हो गया, यहाँ पे अपने ऑक्सीजन यानी लिया, क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन कहाँ आ गया, आरबीसी में आया। आरबीसी कहाँ पे आया, आरबीसी में आया। कहाँ पे आया, आरबीसी में आया, तो आरबीसी में O2 और हीमोग्लोबिन पहले से आरबीसी में था, तो इसने HbO2 बनाया। HbO2 जो है यानी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, सॉरी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन नहीं बोला जाएगा इसे, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन नहीं बोला जाएगा इसे, जो बोला जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाएगा। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन CO2 के इसमें होता है, यानी HbCO2 और ये HbO2, ठीक है, HCO3 माइनस, ये है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये टर्मिनोलॉजी में यानी उसके फुल फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये हो गया, जैसे HbO2 की बात करें, HbO2 यानी 97% जो होगा ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा और 3% प्लाज्मा के थ्रू। तो अब ये एल्वलाई लेवल पर था, एल्वलाई लेवल से अब टिश्यू लेवल पे जाते हैं हम, क्या पिक्चर है देखते, यानी क्या पक रहा है यहाँ। तो जैसे 3% जो है ये टिश्यू को मिल गया, 3% जो था टिश्यू को मिल गया, यानी C6 जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ने O2 को लपेट के CO2 बना लिया, CO2 बना लिया। अभी CO2 को बना लिया तो CO2 को बना रहने देते, इसको अभी धीरे धीरे यूज़ करते हैं। जैसे HbO2 आया टिश्यू लेवल पर, आया ना, आया, तो HbO2 CO2 को लपेट लिया इसने, HbCO2 बनाया, HbCO2 यानी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये इसको अभी ऐसे ही रहने देते। यहाँ O2 निकल गया, O2 फिर टिश्यू को मिल गया, CO2 की भी उतनी चर्चा नहीं करेंगे, O2 की बात करते। फिर CO2, फिर यहाँ पे CO2 आया, फिर वाटर के साथ रिएक्शन कर कार्बोनिक एनहाइड्रस H2CO3, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रस आएगा H+ और HCO3। ये रिएक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि H+ की ज़रूरत है हमें, और बाइकार्बोनेट की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट की भी ज़रूरत है, H+ की ज़रूरत है। जो H+ होता है ये H+ यहाँ आएगा, H+, HbCO3 यानी HbCO2 जो था, ये जो यहाँ का बचा वाला अमाउंट, ये HbO2 H+ के साथ यानी रिएक्शन करके H+ बनाएगा और O2 को अलग कर देगा। O2 जो होगा ये टिश्यू के पास जाएगा, टिश्यू फिर ग्लूकोज इसे O2 को लपेट लेगा और फिर CO2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये O2 का मैकेनिज्म था, कैसा क्या पिक्चर किया इसने यहाँ पे। फिर ये निकल जाएगा प्लाज्मा में, बाइकार्बोनेट निकलेगा, एक नेगेटिव चार्ज जब निकलेगा तो प्लाज्मा से एक नेगेटिव चार्ज आरबीसी के अंदर जाएगा, क्योंकि न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा होता है। तो जब ये जाएगा तो इसे क्लोराइड शिफ्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है ना, क्लोराइड शिफ्ट बोला जाता है। अब उसके बाद जैसे हम देखें कि यानी CO2 टिश्यू टू एल्वलाई, CO2 जो है टिश्यू टू एल्वलाई की बात करें तो CO2 टिश्यू टू एल्वलाई देखते हैं कैसे क्या पिक्चर है। CO2 टिश्यू टू एल्वलाई ने टिश्यू से लेकर एल्वलाई तक का फ्लो। अभी टिश्यू लेवल पे तो हमने समझा ही है कि क्या क्या हुआ। अब इसी टिश्यू लेवल पर जो हुआ उसे हम अब लेके जाएंगे एल्वलाई लेवल पर, क्योंकि एल्वलाई लेवल पर हमने अभी CO2 की बात हमने यहाँ की नहीं, क्योंकि कोई रिएक्शन दिखाई नहीं हमने। अब बात करते हैं मेन, अब CO2 का है ना जो CO2 है ये 7% जो है प्लाज्मा के थ्रू परिवहन करेगी, परिवहन करके ये परिवहन आ गया 7% का, 7% फिर ये एल्वलाई में चले गया, फिर ये बाहर चले जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जैसे बात करें जैसे आरबीसी में बात करें तो HbO2 इधर ये बना था, तो ये इधर आ गया था ना, ये कहाँ अपना एल्वलाई से कहाँ आया था, अपना टिश्यू में आया था, ये टिश्यू में आया था टिश्यू। फिर ये CO2 लेके CO2 लेके क्या HbCO2 बनाएगा और O2 दे दिया, तो O2 तो मसल ने यूज़ कर ली ना, टिश्यू ने यूज़ कर लिया HbCO2। फिर HbCO2 जो है ये HbCO2 ये जाएगा एल्वलाई तरफ, यानी एल्वलाई लेवल पर जाएगा। कहाँ गया ये HbCO2 अपना, ये HbCO2
HbCO2 जो है ये O2 के साथ बाइंड करेगा और HbO2 और CO2 निकल गया, CO2 फिर एल वाले पे चले जाएगा, एल्वेलाई से बाहर चले जाएगा। अब उसके बाद जैसे बात करें CO2, जैसे बाइकार्बोनेट यानी CO2 वाटर के साथ रिएक्शन करके H2CO3 फिर यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेस आता है, H+ और बाइकार्बोनेट बना लेता है। तो बाइकार्बोनेट जो है 70% ये जा रहा है, 70% किसको लेके जा रहा है, CO2 को लेके जा रहा है। किसको लेके जा रहा है, 70% CO2 को लेके जा रहा है। उसके बाद जो H+ बचा था ये HbO2 जो इधर से आया था, ये HbO2 ये H+ के साथ ये H+ रिएक्ट करेगा, HbH+, क्या O2, तो O2 तो ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट इधर हो रहा है और इधर कितना 23 to 25% इधर हो रहा है और इधर 7% हो रहा है। तो टोटल 100% का खेल हो गया। तो इतना 100% ये हो गया, यानी HbH+ O2 के साथ रिएक्शन करा, जो HbH+ था ये जो बच गया था ये वाला कंटेंट, तो ये O2 के साथ रिएक्ट करके HbO2 + H+ बना लिया। तो ये बना लिया। अब उसके बाद जो H+ है ये रिएक्शन होना ज़रूरी है। जो H+ बचा था ये H+ बाइकार्बोनेट जो आया यहाँ से निकल गया था, तो यहाँ से इंटर करेगा, एक अंदर नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक नेगेटिव चार्ज बाहर आएगा। तो बाहर जाने के लिए जो क्लोराइड जब बाहर जाता है तो इसे रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट बोला जाता है। ठीक है, अब फिर ये हो गया बाइकार्बोनेट है इसने H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेस आया था तो उसने किया, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस और आया, फिर वाटर और CO2 में तोड़ दिया। CO2 जो है फिर 70% एल्वेलाई को मिल गया, एल्वेलाई से बाहर निकल गया। अब HbCO2 O2 आया, O2 ने रिप्लेस कर दिया, HbO2 बना, CO2 ये तो चले गया था, ये अभी देखे हमने। ये जो मेन रिवीजन है ये काम आएगा। वही RBC में इसका अमाउंट जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस का ज़्यादा होता है और प्लाज्मा में लेस होता है, ये पॉइंट था। तो ये टॉपिक थे अपने टुडेज टॉपिक। कितने थे, 2 थे। अब कितने बचे, 3 बच गए। 3 बच गए तो 3 जो होगा कैसा होगा, 3 जो बच गए इसे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते